नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। हमारे साथ में है मिलिंद बलाल जी। एक बार फिर से पिछले वीडियो में हमने बात किया था यहाँ के ठाणे जिले के डेवलपमेंट के, ठाणे शहर के डेवलपमेंट के बारे में, ठाणे शहर के मुद्दों के बारे में, क्योंकि चुनाव का माहौल है। चुनाव में काफ़ी योजनाएं आ रही हैं। हर नेता, हर कैंडिडेट जो है लोगों को लुभाने के लिए अपनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, लेकिन स्थिति या परिस्थिति क्या है उस पर हमने पिछले वीडियो में बात किए थे। अब आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ठाणे जिले में जो सीट्स हैं, यानी जो कंस्टिट्यूंसी है, उसमें लोगों की क्या स्थिति है। क्योंकि 2019 के बाद जो है महाराष्ट्र की राजनीति जो है काफ़ी बदल चुकी है। कौन किसके झोली में जाके बैठेगा चुनाव के बाद, ये किसी को पता नहीं है। क्योंकि चुनाव में जो है मतदाता यही चर्चा कर रहे हैं कि हम किसी को भी वोट देंगे, पता नहीं सरकार किसकी बनेगी। तो ठीक है, इसके लिए लेकिन हम इस पे दोष देना हमारा ठीक नहीं है। लेकिन हमारा कर्तव्य जो है लोकतंत्र को बचाने के लिए हमें जो है वोट देना बहुत जरूरी है। उसके लिए आप लोग चुनावी मैदान में उतरिए, वोट दीजिए। अपना कीमती समय, हुई छुट्टी डिक्लेयर किया गया है। आप कहीं पिकनिक में मत जाइए, लेकिन वोट दीजिए। अपना चुनिंदा जो है कैंडिडेट्स को जो है आप जिताने की कोशिश कीजिए, जो आपका काम करता हो। तो सर, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात कर लेते हैं इस वीडियो में कि जो 18 सीटें हैं जिले में, लेकिन हम उन सीटों पर बात करेंगे जो खास सीटें हैं। ठाणे जिले शहर की है, कोपरी पास पखाड़ी है, ओला माजोड़ा है, ऐरोली विधानसभा है, कलवा मुमरा है और बेलापुर विधानसभा है। तो सबसे पहले लेते हैं सर मुख्यमंत्री का जो सीट्स है कोपरी पास पखाड़ी, उसमें क्या स्थिति देख रहे हैं। उसमें 3 कैंडिडेट्स हैं, खासकर मनोज सिंधे भी आ गए हैं। वो इंडिपेंडेंट जो कांग्रेस के वहाँ पे जो लीडर रहे हैं, महानगर पालिका में काफ़ी सालों से एक्टिव रहे हैं, वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरा केदार दीघे को लाया गया है वहाँ पर। केदार दीघे जो पहली बार चुनावी मैदान में है विधानसभा के। क्या लगता है कि मुख्यमंत्री के सामने केदार दीघे को रखना किस तरह का निर्णय लिया है उद्धव जी ने? मेरे ख्याल से कोपरी पांच पखाड़ी में एकनाथ शिंदे खड़े रहने वाले उनको मालूम था जी। तो उद्धव ठाकरे जी ने पहले से तैयारी करनी चाहिए थी जी। जो कैंडिडेट दिया है केदार दीघे, आदमी अच्छा है, लेकिन सीएम के सामने वो टिक नहीं पाएगा। उनका सरनेम दीघे है, आनंद दीघे से उनका ताल्लुक भी है, रिश्तेदार है, लेकिन केवल सरनेम दीघे होने से ये सब बात नहीं बनती। तो केदार दीघे ने जो भी काम किया है वो थाना ईस्ट में नहीं कम किया है, लेकिन बाकी थाना में किया होगा। लेकिन थाना ईस्ट में आप कहेंगे संपर्क नहीं है, संपर्क को जितना होना चाहिए। और जब सीएम जैसा कैंडिडेट है तो तभी आपको तो टसल देना चाहिए। मेरे को एक बात समझ में नहीं आई कि आदित्य ठाकरे 2-3 बार थाना में आके गए थे और उन्होंने कहा था कि वो उनके सामने खड़ा रहेंगे। तो हमको ऐसा लग रहा था कि वर्ली और थाना में वो ऐसे 2 जगह से लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने क्यों नहीं फाइट किया मालूम नहीं। और तीसरा जो कैंडिडेट है मनोज शिंदे के बारे में आप बोल रहे हैं कि मनोज शिंदे एक बार आमदारकी का चुनाव लड़ चुके हैं कांग्रेस से, पुराने हैं, सीनियर कॉर्पोरेटर है और पॉपुलर भी है। 25-30 साल का अनुभव है। हाँ, 30 साल का अनुभव है। लीडर ऑफ द हाउस थे, ऑपोजिशन लीडर थे, उनको कॉर्पोरेशन अच्छी तरह से मालूम है। वो श्रीनगर एरिया में मेरे ख्याल से रहते हैं, तो वागले स्टेट में। तो वो कैंडिडेट करके है अच्छा, लेकिन वो उन्होंने रिबेलियन किया, वो कांग्रेस को सीट नहीं गई है। उनको चाहिए था कि वो सीट्स कांग्रेस को लेके उनको देना चाहिए था, लेकिन इनका सर्वे भी रहता है, आघाड़ी का तो अलायंस है, तो उनको देना चाहिए था। मेरे ख्याल से कांग्रेस ने भी कुछ सर्वे किया होगा और ज्यादा उन्होंने जोर नहीं लगाया। चुनाव हार गए पिछली बार, इसलिए शायद वो एक उनके माइनस में गया। और वो तो एक, अगर आप मुझे पूछेंगे ये कोपरी पांच पखाड़ी में क्या है, तो मैं कह सकता हूँ ये एक वॉक ओवर जैसे दिया हुआ है शिंदे को। दूसरी बात है सर, थाने सर 148 जो सीट है, इसमें संजय केलकर जी हैं, बीजेपी की तरफ सिटी एमएलए है, लगातार 2 बार जीत चुके हैं। उसके पहले एमएलसी रह चुके हैं। तीसरी बार विधानसभा में लड़ाई है उनकी। क्या देख रहे हैं? उनके सामने राजन बिचारे भी हैं जो वहां पर सीट पहले जीते हुए 2009 में। उनके सामने मनसे भी है जो अविनाश यादव एक तेज तर्रार नेता माने जाते हैं, और युवा वर्ग उनको काफी मतलब प्रभावित कर रहे हैं युवाओं को। तो ये ठाणे शहर का 148 काफी इंपॉर्टेंट देखा जाए तो ट्रिपल लड़ाई के ऊपर चर्चा में है इस समय। इसको कहाँ देख रहे हैं, किस तरह देख रहे हैं? थाना सिटी शिवसेना बीजेपी का गढ़ रह चुका है। लोकसभा इलेक्शन में भी यहाँ लीड मिला था, अच्छा लीड मिला था, 40-42 के हजार के आसपास मिला था। और संजय केळकर का एक खुद का जो एक गरिमा जी उनकी इमेज है वो बहुत अच्छी है, नॉन कंट्रोवर्शियल है।
और जो मिडिल क्लास लोगों को अच्छा लगता है वैसे सब उनके क्वालिटीज उनमें है। अब जाके एग्रेसिव पॉलिटिक्स अगर हम लोग बोलेंगे तो अविनाश जाधव कि वो 24/7 अवेलेबल है। संजय केळकर अवेलेबल है लेकिन वो ऐसा रात को काम किसी का नहीं करेंगे, वो अविनाश जाधव कर सकता है। लेकिन ऐसा रात को काम करने वाला आदमी और दिन में काम करने वाला आदमी और एक्चुअल आमदार करे काम करने वाला आदमी, इसमें अगर हम लोग डिफरेंसेस करने को जाएंगे तो मेरे ख्याल से हम लोग को एक एनर्जी लेवल का भी एक आदमी चाहिए, ऐसा लोग बोल रहे हैं। और एंटी इनकम्बेंसी का बात हो रहा है, संजय केळकर अभी ये टाइम नहीं जीत पाएंगे ऐसा लोग बोल रहे हैं। क्योंकि इसका वजह और एक ऐसा है कि अविनाश जाधव ने इसी कॉन्स्टिट्यूंसी से 70,000 के ऊपर वोट लिए थे 2019 में। तो उनका वो स्ट्रांग होल्ड जो है, तो वो पॉइंट जो है, वो पॉइंट को पकड़ के संजय केळकर को ये टाइम चांसेस कम है नुकसान कर सकते हैं, ऐसा लोग बोल रहे हैं। अब बात ऐसी है कि 2019 में अविनाश जाधव को इतने वोट कैसे मिले, उसके पहले जब 2000 मेरे ख्याल से 14 में राजन राजे थे, मेरे ख्याल से राजन राजे थे, तो तभी तो राजन विचारे साहब तो 2000 वोट से 2009 में वो 2000 वोट से चुन के आए थे विचारे साहब। तो मेरे ख्याल से शिवसेना मतलब जहाँ आनंद दिघे का वास्तव्य है, यहाँ रहते थे, इसमें अगर ये सब हो रहा है तो शिवसेना को कुछ मतलब बोलते ना आत्म परीक्षण करना भी चाहिए कि ये ऐसा क्यों हो रहा है कि एक इलेक्शन में मनस ही इतनी आगे जाती है तो शिवसेना को रिप्लेस करें, शिवसेना का स्पेस उन्होंने लिया है क्या। और दूसरी बात ऐसी है कि बीजेपी जो मतलब पहले उनको टिकट देने से उन लोग का विरोध हो रहा था, मतलब संजय केळकर को अभी टिकट मत दो, ये मेरे ख्याल से बाळकुम से संजय भोईर और फिर माजी महापौर मीनाक्षी शिंदे, इन्होंने भी टिकट मांगा था। क्योंकि इनका कहना ऐसा है कि ठाणा जो है वो शिवसेना का बाले किला है, यहाँ खासदार भी शिवसेना का रहेगा और आमदार भी शिवसेना का रहेगा। लेकिन खासदारकी के टाइम भी बीजेपी ने ये टाइम मांगा था तो उन्होंने नहीं दिया, तो अभी उनके पास दूसरा चारा ही था कि उनको अभी आमदार की तो देना चाहिए। मेरे ख्याल से यहाँ का जो इलेक्शन है वो तिरंगी लड़त तो है पक्का। तिरंगी लड़त में कौन किसको सरस देख रहे हैं आप? देखो मेरे ख्याल से एक अविनाश जाधव इसका वोट खाते हैं, और अगर इतना भी वोट खाएंगे कि इनके मतलब जो मिलने वाले थे केळकर साहब को या विचार से उनसे ज्यादा अगर खाते तो वो चुन के आएंगे। लेकिन जो भी वोट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे इसमें मेरे ख्याल से राजेंद्र विचारे को बहुत ज्यादा डर है, इसमें उनका चांसेस कम है, क्योंकि अविनाश जाधव खाएंगे तो राजेंद्र विचारे का वोट, शिवसेना का वोट खाएंगे, और संजय केळकर को तो वोट देना ही पड़ेगा। बीजेपी का फिक्स वोट भी है, उनका फिक्स वोट भी है। ये टाइम आरएसएस एक्टिवली दिख रही है सर्कल में, मतलब प्रचार में। तो मेरे ख्याल से संजय केळकर की पोजीशन बेटर है। नंबर 2 पे अविनाश जाधव है, लेकिन अविनाश जाधव क्या मैजिक कर सकते हैं मालूम नहीं, और पर्दे के पीछे क्या चल रहा है मालूम नहीं, क्योंकि राज ठाकरे ने मतलब बीजेपी ने राज ठाकरे को सपोर्ट किया था अमित ठाकरे के लिए। तो मेरे ख्याल से अगर यहाँ ऐसा होता है तो पर्दे के पीछे हो सकता है, और संजय केळकर भी चुन के आएंगे या अविनाश जाधव भी चुन के आएंगे तो महायुति को सपोर्ट करेंगे। तो लेकिन दोनों को 50-50 चांसेस है, लेकिन बेटर चांसेस संजय केळकर को अभी दिख रहे हैं। सर तीसरा आते हैं प्रताप सरनाईक का। वहां पर दिख रहा हूँ एक तरफा मैच दिख रहा है मेरे को। प्रताप सरनाईक के सामने जो है नरेश मणिरा खड़ा किया गया है यूबीटी में। तो आमने सामने लड़ाई दो ही दिख रही है, वहां पर ट्रेंगुलर कुछ नहीं है, वहां पर आपस में कोई दम नहीं है। तो दो ही चेहरे हैं, प्रताप सरनाईक और नरेश मणिरा। और नरेश मणिरा को तो आपको देखिए कारपोरेशन के में नगर सेवक रह चुके हैं, पहली बार विधानसभा की लड़ाई में है। तो क्या दिख रहे हैं आप माजीवाड़ा में? तो मेरे हिसाब से तो एक तरफा है पूरा। ये आपकी बात से मैं थोड़ा सा सहमत हूँ, क्योंकि एक तरफा ही होने वाला है। नरेश मणिरा जो डिप्टी मेयर भी रह चुके सिटी के, तो उनका उस एरिया में काम है, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूंसी इतनी बड़ी है, भाईंदर तक है।
तो वो कहाँ तक जाएंगे? तो अगर कुछ मैजिक होना चाहिए, अगर हो मैजिक सकता होगा है, तो अगर उद्धव जी के अगर वोट बैंक अगर उनको तरफ गई, उनकी वोट बैंक कांग्रेस की शिवसेना, वोट अगर yes, उनको मिली हाँ, तो हो सकता हाँ, है। लेकिन प्रताप सरनाईक जो है क्या बोलते हैं तन मन धन से भी बहुत स्ट्रांग है एकदम से। और क्या हुआ है, प्रताप सरनाईक राष्ट्रवादी कांग्रेस से शिवसेना में आए, बराबर। तो उनका वहां का भी रिलेशंस है जी। और उनके सब थोड़ी पार्टी सी में नाराजगी relation- लोगों की है रास्ते को लेके, घोड़बंदर रोड से लेके देखा जाए तो भाईंदर तक, मीरा भाईंदर तक रास्ते के बहुत समस्या से लोग जूझे हैं। हाँ। और बीच बीच में लोगों ने कहा था कि हम जो है इस बार प्रताप सरनाईक को वोट नहीं देंगे। वो अगर नैरेटिव चला उसके लोगों में, अगर वो मतदाताओं के अंदर दिमाग के अंदर बैठा रहेगा कि ये आदमी को इस बार नहीं भेजना है, तो उसका फायदा जो है नरेश मनेरा को मिल सकता है। लेकिन प्रताप सरनाईक का चेहरा और नरेश मनेरा चेहरा अगर सामने रखेंगे, जब वहाँ बटन दबाने जाएंगे तो ऑटोमेटिकली लोग जो है प्रताप सरनाईक को ही वोट देंगे। प्रताप सरनाईक के खिलाफ अगर वातावरण है भी तो उसको एनकैश करना चाहिए ना जी। एनकैश करने के लिए जो शिवसेना में एफर्ट्स डालना चाहिए वो अगर डाल सकते हैं तो उन लोग के पास है। अदरवाइज प्रताप सरनाईक कोई भी आमदार के बारे में वैसे तो नाराजगी रहती है, जी बिल्कुल, एंटी इनकम्बेंसी रहती ही है, लेकिन वो उसको उन लोग उठा सकते हैं उसका फायदा। यहाँ पर जो है प्रताप सरनाईक विन होते हुए दिख रहे हैं। सर अब एक इम्पोर्टेंट है सीट कलवा मुमरा का। कलवा मुमरा में इस बार दिखाया तो गुरु और शिष्य की लड़ाई है, यानी जितेंद्र आव्हाड उनके शिष्य नजीब मुल्ला जो ये अजीत दादा के गुट से एनसीपी से वहाँ पर लड़ रहे हैं। तो जितेंद्र आव्हाड को तो डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनका काम उनको बोलता है, उन्होंने लगातार 3 बार चुनाव जीता है वहाँ पर, मोदी लहर भी उनको हरा नहीं पाई है। तो ऐसे में जितेंद्र आव्हाड को और नजीब मुल्ला को अगर हम देखें तो किस तरह आप ये कर पा रहे हैं? या क्या हुआ है फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब ये जितेंद्र आव्हाड ने जो काम किया है और नजीब मुल्ला उनके बहुत ही करीबन मतलब क्या बोलते उसको उनके कार्यकर्ते थे और विश्वासु कार्यकर्ते। तो उनका देखा है तो लेफ्ट हैंड या राइट हैंड बोल सकते हो। लेफ्ट हैंड राइट हैंड है। और ये जो भी हुआ है तो मेरे ख्याल से नजीब मुल्ला कोशिश तो बिल्कुल करेंगे, उनके पीछे फर्स्ट टाइम विधानसभा शिवसेना का सपोर्ट है। तो कलवा जो एरिया है वहाँ का शिवसेना की जो वोट्स है वो इनको मिल सकती है नजीब मुल्ला को। लेकिन जो मेन फैक्टर है जो मुमरा कौसा का ही, तो मुमरा कौसा की माइनॉरिटी पॉपुलेशन इनमें पूरा ऐसा 50-50% डिवाइड नहीं होगा इसमें। सर लोकसभा के अगर रिजल्ट देखने जाएंगे तो काफी फर्क है। हाँ, काफी फर्क है, मतलब कि महाविकास आघाड़ी को जो वोट गया है और श्रीकांत शिंदे को जो वोट मिला है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। कलवा मुमरा के कंस्टिट्यूशन अगर उसको पकड़ेंगे तो वन साइडेड जितेंद्र आव्हाड है। अभी तो वैसे ही दिख रहा है जी, कोशिश चल रही है नजीब मुल्ला साहब, लेकिन बहुत फाइट जो है ना, हर बार की तरह ही मतलब ये टाइम मतलब इवन आव्हाड साहब को भी इतना लाइटली वो ये इलेक्शन नहीं ले रहे हैं, वो भी मेहनत कर रहे हैं। कल अजीत दादा आके गए हैं वहां पर, लोगों से ये आह्वान किया है कि 3 बार आपने जितेंद्र आव्हाड को मौका दिया है, एक बार नजीब मुल्ला को भी मौका देके देखो। कितने 4000 करोड़ का कुछ तो उन्होंने निधि दे रहा हूँ, तो काफी चीजें उन्होंने अनाउंस किया। लोगों को तो भाई वहाँ डेवलपमेंट चाहिए, और डेवलपमेंट तो लोगों ने देखा है कौन डेवलपमेंट कर रहा है, उनको पता है किसको वोट देना है। हालांकि मुमरा का जो देखा है 60% मुस्लिम लोग हैं और वो 100% जो है वोट देते हैं, और वो ज्यादा करके जितेंद्र आव्हाड के फेवर में ही है। और क्या हुआ है, जितेंद्र आव्हाड का और एक एडवांटेज ऐसा है कि शरद पवार के बहुत ही करीब है। मतलब अभी जब अगर महाआघाड़ी की सरकार आती है, ऐसा लोग बोलते हैं, तो जो पहले टॉप पोजीशन 5 मिनिस्ट्रीज है उसमें आव्हाड साहब का नाम ले रहे हैं लोग। बिल्कुल, इसका मतलब ठाणे डिस्ट्रिक्ट में आगे जाके अगर गवर्नमेंट चेंज भी होता है तो अपने पास ऑलरेडी लोग हैं, तो मेरे ख्याल से वोटर्स के ऊपर उसका भी असर होता है। बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने, ये पॉइंट जो है सोचने वाली बात है। सर अब आते हैं थोड़ा सा बगल में आयरोली विधानसभा है, गणेश नाइक जी का है। यहाँ पर विजय चौगुले जो है रिबेल कर रहे हैं, उनको टिकट नहीं मिला तो अपोजिशन खड़े हैं, अपक्ष रूप में खड़े हैं। हालांकि वो डिस्टर्ब ज़्यादा नहीं कर पाएंगे क्योंकि उन्होंने हर चुनाव जो है वहाँ पर हारी है, नगर सेवक तक भी हारे हैं उन्होंने। हालांकि इसमें है नगर सेवक पता नहीं, लेकिन आयरोली विधानसभा किस तरह देख रहे हैं? क्या गणेश नाइक वहाँ पर गणेश नाइक चुन के आ सकते हैं वहाँ, कुछ मेरे को प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है उनके बारे में। एक तो उनके बारे में
रिस्पेक्ट बहुत है, Respect लोग बहुत प्यार करते और हैं। नवी मुंबई को अगर नाम लिया तो गणेश नाइक नाम पड़ गणेश जाता नाइक का काम भी है जी। तो हो सकता है, लेकिन अभी ये उनका लड़का ही बेलापुर गया है, संदीप संदीप। तो अगर इन लोग उसका प्रचार वैसा करेंगे कि देखो पिताजी एक इसमें है पार्टी में और एक बेटा ऑपोजिशन विपक्ष में, हाँ। में, ऑपोजिशन पार्टी में, लेकिन गणेश नाइक का खुद का गुडविल जो है जी। बहुत अच्छा है। शायद उस नाइक फैमिली का गुडविल जो है जी वो संदीप को भी काम आ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ पर जो है हाँ। बीजेपी खतरा है वहाँ पर, मतलब बेलापुर में, मतलब मन्ना मन्ना म्हात्रे जो है उनके सामने संदीप खड़ा है। और संदीप एक युवा नेता है और काफी अच्छा उन्होंने एरोलिम देखा था मैंने। Aggressive भी 2009 है। 2019 में तो उनको टिकट नहीं मिला, लेकिन 2014 में जो है उनको जो एनसीपी से। लेकिन श्याम मैं बोलूं आपको, बीजेपी को ये जो इंटरनल इनके सब फाइट्स थे जी ये पूरी तरह से सेटल करना चाहिए था उनको। बिल्कुल बिल्कुल। भाई मतलब मंदाताई को, गणेश नाइक को और संदीप को इलेक्शन के पहले बिठाना चाहिए था साथ में, और तब ये प्रॉब्लम नहीं आता था। मेरे ख्याल से ये उन्होंने ऐसे रख दिया और आपस में लड़ो और ये हुआ, तो ये मेरे ख्याल से बीजेपी की लीडरशिप जो, और मेरे ख्याल से जब एनसीपी वहां पर थे, गणेश नाइक जी एनसीपी में भी थे, मंदा माता जब एनसीपी, तब भी वहां पर उनका 36 का आंकड़ा था। 36 का आंकड़ा था। तो उनका शुरू से उनका राजनीति जो है वहां पर मंदा मात्रे वर्सेस गणेश नाइक देखा गया है लोगों के बीच में। वो पर्सनालिटी का जो रहता है ना जी। गणेश नाइक वन सिंगल हैंडेड बोलेंगे ना, तो गणेश नाइक के साथ जुड़ गया नाम नवी मुंबई का। तो शायद वहाँ के लोगों को, कोई लोगों को अच्छा नहीं लगता होगा कि ये मोनोपोली कैसा कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने मोनोपोली किया, मतलब काम भी वो करके दिया। गणेश नाइक ने न्यू बॉम्बे कॉर्पोरेशन में सिंगल हैंडेड सत्ता कितने मतलब वो बाले किला बना दिया था उन्होंने, आज भी है ना, आज भी वहां पर है। तो मेरे ख्याल से ये नाइक फैमिली, आयरोली की सीट तो गणेश नाइक के पास जाएगी, लेकिन बेलापुर में मंदाताई को संदीप बहुत ही उनकी मतलब नींद हराम कर। तो लगातार 2 बार जो मंदा ज्यादा मार्जिन से नहीं जीती सर। नहीं जीती। गणेश नाइक को उन्होंने 2014 में 550 वोट से खाली हराया था और 2019 में भी ज्यादा ये नहीं था। तो ये मतलब हम यही कह सकते हैं कि बेलापुर और एरोली जो है वो नाइक फैमिली के साथ में रहेगा, और कलवा मुमरा जितेंद्र आवाड 1 साइडेड, और कोपरी पास पखाली में सिद्धे साहब 1 साइडेड, ओला माजुला में प्रताप साहब नाइक 1 साइडेड। हाँ, त्रिंगुला लड़ाई है तो थाने शहर का है 140। मैं आपको बोलूँ एक, मैं ठाणे के मतलब ठाणे और कल्याण लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज की बात कर रहा था, और भिवंडी, ये तीनों लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी मिला के 18 सीट है। तो ये 18 सीट में 18 में से बीजेपी के पास 9 है, शिवसेना के पास 5 है, और एनसीपी, मनसे, समाजवादी पार्टी और एनसीपी इंडी गठबंधन, हाँ एक ही है। अच्छा, हाँ मतलब ये 4 नहीं। अभी देखो एनसीपी, इसमें एनसीपी तभी वो अजीत दादा का वोट नहीं था, गट नहीं था तभी, नहीं था। तो मतलब एनसीपी आधा, हम लोग 50% भी गया वहाँ, तो मेरे ख्याल से बीजेपी 9 और शिवसेना कितना 5 बोला ना मैंने आपको, तो शिवसेना 5 में से 3 शिंदे साहब के पास है और 2 समझो उनके पास है, उबाटा के पास, लेकिन वो भी बात नहीं है। ऑलमोस्ट 14 युति के पास ही है 18 में से। तो मतलब ये पोजीशन यही रहने वाली है, एक हाथ सीट आगे पीछे हो सकता है, लेकिन बाय एंड लार्ज ये ठाना के जो 18 कॉन्स्टिट्यूंसीज है, इसमें से 15 कॉन्स्टिट्यूंसीज युति को, महायुति की बात है। धन्यवाद सर ये जब जानकारी के लिए। तो ये थे मिलिंद बलाल जी, जो ठाणे वैभव के संपादक हैं। हम इनसे जो है लगातार रूबरू हो रहे थे और देख रहे थे कि जो 50 साल का इनका अनुभव है पेपर का, संपादकीय का, उसके बारे में हम राजनीति चर्चा कर रहे थे कि आखिर में 20 नवंबर जो चुनाव है उसका 23 तारीख को रिजल्ट क्या हो सकता है, खासकर 18 सीट जो ठाणे जिले का है। तो आपको ये प्रतिक्रिया कैसे, ये चर्चा कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। हम विधानसभा जुड़ी खबरों के लिए लगातार आपके साथ बने रहेंगे। उसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम जो आगे भी मिलिंद जी से हम लगातार संपर्क में रहेंगे और आप तक जो है चर्चा बढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद सर, धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।